अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। खुशाइंद बात है कि रवा सीजन में गंदुम की बम्पर क्रॉप उम्मीद की जा रही है, यानी इस सीजन में हम मकामी जरूरत तकरीबन 28 मिलियन मैट्रिक टन से भी ज्यादा गंदुम पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे और हमें बैरून ममालिक से गंदुम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ज्यादा गंदुम होने की वजह से हम गंदुम बैरून ममालिक एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। इस वक्त गंदुम की फसल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। फसल पर रस्ट, लूज स्मट, सुस्त तेला और दीगर बीमारियों का हमला देखने में आ रहा है। इसलिए अगर किसानों ने इस वक्त सुस्ती की तो यकीनन पैदावार में कमी वाक़ई हो सकती है। इसके अलावा गंदुम का सिट्टा लंबा करने और दाना मोटे करने का भी यही वक्त है। आज का प्रोग्राम गंदुम की फफूंदी से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में है। हम किसानों को बताएंगे कि रस्ट से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है, लूज स्मट बीमारी से फसल को कैसे बचाया जा सकता है। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि सिट्टे को लंबा कैसे करना है और दाने को मोटा कैसे करना है ताकि पैदावार में इजाफा हो सके। इसके अलावा रवा सीजन में गंदुम की इमदादी कीमत क्या रहने के इम्कानात हैं, इस बारे में भी किसानों को अपडेट किया जाएगा। पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ इक़साम की जमीन पर गंदुम काश्त की जाती है, जिसमें एक बड़ा रकबा बारानी जमीन का है, जहां फी एकड़ पैदावार के निसार बारिश पर होता है। अगर बर वक्त बारिशें हो जाएं तो बारानी रकबों से भी 30 मन से जायद फी एकड़ पैदावार हासिल की जा सकती है। दूसरा रकबा नहरी पानी से सराब होने वाली जमीनों का है। ऐसे रकबे अमूमन जरखेज होते हैं और 60 मन से ज्यादा पैदावार देने की सलाहियत रखते हैं। तीसरी किस्म ट्यूबवेल से सैराब होने वाली जमीनों की है। अगर ट्यूबवेल का पानी खारा ना हो तो ऐसी जमीनों से भी 50 मन फी एकड़ से जायद पैदावार हासिल की जा सकती है। गंदुम की अच्छी पैदावार लेने के लिए आखिरी 2 माह इंतहाई अहम समझे जाते हैं, इसलिए किसानों को इन दिनों गंदुम की ज्यादा निगहदाश्त करनी चाहिए। गंदुम की काश्त का बेहतरीन वक्त मिड नवंबर है और ऐसी फसल जो अपने बेहतरीन वक्त पर लगाई गई हो इस वक्त 100 से 110 दिन के दरमियान हो चुकी है और यही वक्त है जब गंदुम में दानों की तादाद का तयन हो रहा होता है और फी मन पैदावार का तयन भी इसी दौरान होता है। किसानों को चंद जरूरी एहतियाती तदाबीर इसी दौरान करनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि गोब की हालत और गंदुम की पकाई के दरमियान जो एहतियाती तदाबीर हैं क्या क्या हैं, जिससे किसान 40 मन की बजाय 60 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। लंबा सिट्टा, मोटा दाना और बीमारियों से महफूज फसल ही 60 मन से जायद पैदावार देने की सलाहियत रखती है। इस वक्त गंदुम की वेजिटेटिव ग्रोथ तकरीबन पूरी हो चुकी है, इसलिए अब तवज्जो सिट्टे की बढ़ोतरी पर देनी चाहिए। गोब की हालत में पोटाशियम का स्प्रे जरूरी होता है। फसल को रस्ट, लूज स्मट, तेला और दीगर बीमारियों से फौरी बचाना भी जरूरी है। बर वक्त जरूरत के मुताबिक पानी लगाना और मतवाजन खादों का इस्तेमाल, ये सब अवामिल मिलकर गंदुम की पैदावार 30 मन फी एकड़ से 60 मन तक ले जा सकते हैं। हमारे तरक्की पसंद किसान 60 मन फी एकड़ से भी ज्यादा पैदावार लेते हैं, जबकि जरखेज जमीन होने के बावजूद हमारा आम किसान 40 मन से ऊपर नहीं जा पा रहा। वजह सिर्फ ये है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को आसान लिया जाता है और उनका इलाज नहीं किया जाता। जैसे आप ये देख रहे हैं कि गंदुम पर लूज स्मट की बीमारी आ चुकी है, मगर हमारे किसान इसको खातर में नहीं लाते और नतीजा ये निकलता है कि यही बीमारियां आखिरकार पैदावार में कमी का बायस बनती हैं। आइए आपको बताते हैं कि लूज स्मट की बीमारी क्यों आती है और इससे फसल को कैसे बचाया जा सकता है। लूज स्मट एक खास किस्म की फफूंदी उस्टिलागो ट्राइटिसी से पैदा होती है, जो गंदुम के सिट्टों में दानों की जगह भूरे रंग का सफूफ भर देती है। ये बीमारी गंदुम के बीज से शुरू होती है, आहिस्ता आहिस्ता तने के जरिए बीज तक पहुंच जाती है। इससे बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका बीज को फफूंदी कश जहर लगाकर काश्त करना है। हर 2 साल बाद बीज तब्दील किया जाए और हुकूमत से मंजूर शुदा बीज की इकसाम काश्त की जाए। ऐसा खेत जिस पर लूज स्मट की बीमारी का हमला हो चुका हो, उस खेत से हासिल होने वाली गंदुम को बतौर बीज हरगिज इस्तेमाल न किया जाए।
लूज मड को खत्म करने की बात करें तो इसका एक ही तरीका है कि खेत की स्काउटिंग करें और बुरे सफूफ सिट्टों को कैंची से काट कर खेत से बाहर कम से कम 1 फुट गहरे गड्ढे में डाल दें। अगर मुतासरा सिट्टों की तादाद ज्यादा हो तो फफूंदी कश जहर का स्प्रे किया जा सकता है। इस स्प्रे से मुतासरा सिट्टे तो ठीक नहीं होंगे, अलबत्ता बाकी फसल किसी हद तक महफूज हो जाएगी। गंदम की फी एकड़ 40 मन की बजाय 60 मन पैदावार देने के लिए जरूरी है कि फसल को शुरू से ही बीमारियों से महफूज रखा जाए। लूज मड की तरह रस्ट भी फफूंदी से फैलने वाली गंदम की एक खतरनाक बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे खेत को अपनी लपेट में ले लेती है। इसलिए रस्ट को भी बर वक्त कंट्रोल करना जरूरी होता है। जैसे ही मौसम ठंडे से गर्म होने की तरफ जाता है तो इस बीमारी का हमला बढ़ जाता है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म की रस्ट गंदम की फसल पर हमला करती है और उससे फसल को कैसे बचाया जा सकता है। रस्ट की बीमारी फैलने की सबसे बड़ी वजह गंदम का बीज है। अक्सर किसान पुराना स्टॉक किया हुआ बीज इस्तेमाल करते हैं जो रस्ट की वजह बनता है। मौसम का अचानक सर्द से गर्म होना भी इस बीमारी की बड़ी वजह समझा जाता है। पानी की ज्यादती भी रस्ट की बीमारी को दावत देती है। पाकिस्तान में आमतौर पर गंदम की 4 इकसाम की रस्ट पाई जाती है। पत्ते का रस्ट, तने का रस्ट, पौधे पर नमूदार होने वाला पट्टी नुमा रस्ट और गंदम के सिट्टे पर नमूदार होने वाला रस्ट। ये तमाम इकसाम इंतहाई खतरनाक हैं, इसलिए खेत में रस्ट नजर आने की सूरत में फौरी फफूंदी का स्प्रे करना चाहिए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त गंदम को फफूंदी से पैदा होने वाली बीमारियों का खतरा है। डॉक्टर सबीन फातिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बताएं कि इस वक्त कौन कौन सी फंगल डिजीज़ हैं जो गंदम में नज़र आ रही हैं। इस वक्त सुबह पंजाब में देखा जाए तो पुंगी एक बहुत अहमियत की हामिल बीमारी है जो कि वेजिटेटिव स्टेज में रोनमा हो जाती है। इसके अलावा हम खुली कांगियारी देखने में नज़र आ रही है। फुट रॉट जिसे गंदम का खेड़ा कहा जाता है वो बीमारी भी देखने में नज़र आ रही है। इस वक्त जो बीमारी आ चुकी है उसको कैसे कंट्रोल? फंजीसाइड्स रिकमेंड करते हैं जिनमें ट्यूबरकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल वगैरह शामिल है। डॉक्टर साहब, लूज मड भी एक बड़ी खतरनाक बीमारी है और वो भी रिपोर्ट हो रही है मुख्तलिफ एरिया से। लूज मड जो है इसे खुली कांगियारी, गंदम की खुली कांगियारी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसमें हम सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, फंजीसाइड के साथ आप ट्रीट कर लें और जो पौधे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं खेत में मुतासरा, उन्हें उखाड़ कर तलफ कर दें। तलफ करने का तरीका भी इसका कोई ख़ास किस्म का है ताकि ये फैले ना, तो वो जी, किसान हजरात जो हैं वो जिस पौधे को देखेंगे उस पर इसका कांगियारी का हमला आ गया है तो उसे उखाड़ के बैग्स में, प्लास्टिक के बैग्स में डाल के और उसे डिगिंग करके ज़मीन में दबा दें। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कौन सी इस वक्त फफूंदी की बीमारी है जो फसल को डिस्टर्ब कर सकती है? फ्यूजेरियम की एक डिजीज़ है जिसे हम फुट रॉट या गंदम का खेड़ा कहते हैं। ये गंदम के शुरू के मराहिल में और फरवरी ता मार्च में रोनमा होती है। पौधे से हम कैसे पहचानेंगे कि इसको अब ये प्रॉब्लम आ चुका है? इसकी विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, मुरझाना शुरू हो जाएगा पौधा, रॉटनिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी जड़ों में। तो इसलिए आप ऐसे करें कि जिन खेतों में ऑलरेडी फ्यूजेरियम अटैक कर चुका है उन खेतों में दोबारा गंदम काश्त मत करें, फसलों की अदल बदल करें। यानी अगले साल वहाँ कुछ और काश्त करें और फिर उससे अगले साल आप, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न डिजीज है, इसका मुहर्रिक ज़मीन में मौजूद रहता है। जी डॉक्टर सबीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। किसान भाई, ये चंद फफूंदी की बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल करके आप गंदम की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पाकिस्तान में हर साल गंदम की लाखों एकड़ पर तैयार खड़ी फसल बारिश और आंधी की वजह से गिर जाती है, जिसकी वजह से पैदावार में 30 से 40% नुकसान होता है। और ये गंदम के गिरने की वजह किसानों का गलत टाइम पर आखिरी पानी लगाना और आखिरी पानी पर गलत खादों का इस्तेमाल है। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिरी पानी कब लगाना चाहिए और आखिरी पानी के साथ खादों का क्या प्लान होना चाहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गंदम की फी एकड़ 40 मन की बजाय 60 मन पैदावार लेने के लिए इस वक्त किसानों को तमाम तर ध्यान इस बात पर रखना चाहिए कि गंदम के सिट्टे को लंबा कैसे करना है और दाने को मोटा कैसे किया जा सकता है। यूरिया खाद अब डाल नहीं सकते, फास्फोरस का वक्त भी गुजर चुका।
आखिरी ऑप्शन जो बचता है वो पोटाशियम खादें और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है। आइए आपको बताते हैं कि किस फार्मूले के तहत पोटाशियम खादें और अज्जाए सगीरा को मिक्स करके स्प्रे किया जा सकता है। इस वक्त गंदम की फसल अपनी सब्जियाती बढ़ोतरी यानी वेजिटेटिव ग्रोथ तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है, इसलिए यूरिया का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। अगर लेट काश्ता गंदम का कद छोटा हो तो 2% यानी आधा किलो यूरिया खाद फी टैंकी और 1 एकड़ में 5 टैंकियां स्प्रे करें और यही फार्मूला 1 हफ्ते बाद दोहराया जाए। इससे गंदम का कद 2 हफ्तों में तकरीबन पूरा हो जाएगा। ऐसी गंदम जिसका कद पूरा हो चुका हो उसे माया पोटाशियम 4% यानी आधा किलो फी टैंकी और फी एकड़ 1 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करना इस वक्त दाने को मोटा करने में फायदेमंद हो सकता है। गंदम की फसल से जड़ी बूटियों को खत्म करने के लिए कौन सा स्प्रे करना चाहिए? तो किसान भाइयों, इसका जवाब है कोई भी नहीं। जी हाँ, कोई भी स्प्रे इस वक्त कारआमद नहीं रहेगा, क्योंकि इस वक्त गंदम अम्ब्रेला बना चुकी है यानी छतरी बना चुकी है और जो भी स्प्रे करेंगे वो इसके पत्ते नीचे जड़ी बूटियों तक नहीं जाने देंगे। इस वक्त कौन कौन सी जड़ी बूटियां गंदम के लिए ज्यादा खतरनाक हैं, जिनको खत्म करना जरूरी है, आइए आपको बताते हैं कि वो जड़ी बूटियां कौन कौन सी हैं और उनको कैसे खत्म किया जा सकता है। इस वक्त गंदम को जो जड़ी बूटियां नुकसान पहुंचा सकती हैं उनमें दुम्बी सिटी और जौ सरे-फहरिस्त हैं और इन दोनों को ऐसे खेत से खत्म करना जरूरी होता है जिस खेत से आपने अगले साल के लिए बीज बनाना हो। इसके लिए मैनुअल तरीका यानी हाथों से इन जड़ी बूटियों को खींचना ज्यादा फायदेमंद रहता है, जबकि इसके लिए स्प्रे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस वक्त हम जिला कसूर के एक नवाही इलाके में मौजूद हैं और ये जो पीछे गंदम देख रहे हैं इसकी फी एकड़ पैदावार तकरीबन 60 मन के करीब आएगी, क्योंकि बिल्कुल सेहतमंद फसल खड़ी है और ये एक प्रोग्रेसिव फार्मर की फसल है। मोहम्मद जाहिद इकबाल साहब इसको मैनेज कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव फार्मर से पूछते हैं कि वो गंदम की इतनी अच्छी पैदावार कैसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले ये बताएं कि ये बिल्कुल सेहतमंद गंदम है, कोई इस पे तेले का अटैक नहीं है, कोई रस्ट का अटैक नहीं है, कोई दूसरी बीमारी नहीं है, तो किस तरह आपने इतनी सेहत? सर ये ना स्टार्ट से ही जो हमने इसका मैनेज किया हुआ है, हम स्टार्ट से जिस वक्त हम इसको स्विंग करते हैं इसकी, उस वक्त हम इसकी अच्छी तरह इसकी तैयारी करते हैं, तो एक डीप फल लगाते हैं। डीप फल लगाने के बाद जो नीचे जो कीड़े मकोड़े हुए ना वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर ये हम डीप फल ना लगाएं, गहरा हल ना चलाएं ना, वो कीड़े मकोड़े रह जाते हैं जो फसल को नुकसान देते हैं। ठीक है, हम उसको अच्छी तरह करके जिस वक्त हम तसल्ली हो जाती है खेत हमारा तैयार हो गया वेट के लिए, उसके बाद हम जो है ना इसके फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं, DAP वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन जिस वक्त ये प्रोसीजर निकल जाता है, जिस वक्त ये गंदम जो है इस पर गो पर आती है, छिट्टा निकालने पर आती है, फिर हम पोटाश इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारी नेशनल जो पैदावार है वो 25 से 30 मन के दरमियान है और आपकी इससे डबल आती है, तो आप क्या एक्स्ट्रा काम करते हैं दूसरे किसान? सर यही है ना, वो बीच में जो है ना मिसिंग कर जाते हैं, यानी फर्टिलाइज़र जो है वो कम यूज़ करते हैं। अक्सर इलाकों में अब है गंदम गोब की हालत में है, तो इस वक्त कौन सी खादें आप डालते हैं? सर इस वक्त जो है ना पोटाश जो है ना बहुत अहम रोल अदा करती है, पौधे को तंदुरुस्त रखती है, दाने को जो है मजबूत करती है और इसको जो पैदावार में जो है ना काफ़ी इम्प्रूव करती है वो। जाहिद साहब, पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में इस वक्त रस्ट और लूस मट का अटैक आया हुआ है गंदम पे, तो अगर आपकी फसल पे ये अटैक आए तो आप किस तरह ट्रीट करते हैं? अगर ये लूस मस्ट आ जाए तो फिर हम जो इसके पौधे जो होते हैं वो कट कर देते हैं या उसको उखाड़ देते हैं। जी जाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये थे एक तरक्की पसंद प्रोग्रेसिव फार्मर जो अपने तजुर्बात आपसे शेयर कर रहे थे। यकीनन आप इन बातों पर अमल करके 30 मन की बजाय 60 मन वाली कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। गंदम की फसल पर हशरात के हमले की बात करें तो इस वक्त अक्सर इलाकों में सुस्त तेले का हमला देखने में आ रहा है, जो पत्तों की निचली सतह पर छुप के बैठता है, उसके अलावा सिट्टे के अंदर छुप के बैठता है। ये सख्त धूप में खुद ही खत्म हो जाता है, इसलिए इसकी कोशिश होती है कि ये छांव में बैठे ऐसी जगहों पर जहां धूप कम लगती हो। अक्सर साइंसदान सुस्त तेले को खत्म करने के लिए गंदम पर जहरों का स्प्रे रिकमेंड नहीं करते, मगर अमली तौर पर जब इसका हमला ज्यादा हो जाए तो किसान जहरों से इसको खत्म कर देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि सुस्त तेले को
कब जहर का स्प्रे करना चाहिए ताकि वो फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। गंदम की फसल पर तेले को खत्म करने के लिए जहरों का स्प्रे इसलिए तजवीज नहीं किया जाता कि इस जहर के असरात बराह रास्त गंदम के दाने में मुंतकिल हो जाते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। तेले का हमला आमतौर पर उस वक्त होता है जब मौसम ठंडे से गर्म हो रहा हो। जैसे ही दिन का दर्जा हरारत 25 डिग्री से बढ़ना शुरू होता है, तेला खुद ब खुद मरना शुरू हो जाता है। तेज बारिश से भी तेला खत्म हो जाता है। इसके अलावा स्प्रे की एक टैंकी में 100 ग्राम कपड़े धोने वाला सर्फ, 100 ग्राम WD सल्फर और 100 ग्राम खूर्दनी नमक मिक्स करके 1 एकड़ में 5 टैंकी स्प्रे करने से भी सुस्त तेला मर जाता है। गंदम की फसल पर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे अहम दोस्त कीड़ा लेडी बीटल है, जिसको बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपकी फसल में ये दोस्त कीड़ा मौजूद हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको तेले के खिलाफ किसी किस्म के स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तेले को बड़ी तेजी से खत्म कर देते हैं और इस तरह स्प्रे और ज्यादा अखराजात के बगैर ही आपकी फसल इंसेक्ट से महफूज रह सकती है। गंदम की फसल पर इस वक्त कौन से हशरात हमला कर सकते हैं और क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनसे फसल को कैसे महफूज बनाया जा सकता है, ये जानने के लिए इस वक्त हम माहिर ज़राअत डॉक्टर हारून साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसानों को इस वक्त क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। गंदम की फसल पर इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के जो नुकसानदेह कीड़ों का हमला हो सकता है, उसमें सबसे अहम जो है वो उसको एफिड, सुस्त तेला या काला तेला कहते हैं। और ये पत्तों पे, शगुफ़ों पे और सिट्टों पे रस चूसता है, जिसकी वजह से वो आपके वो जो पौधों की खुराक को इस्तेमाल कर लेता है और वो पैदावार में कमी का सबब बनते हैं। दाने का साइज़ कम हो जाता है और ये नुकसान पहुँचाता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसको कुछ स्प्रे करना चाहिए या खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है? ये इस कीड़े के लिए कोई महकमाना ज़रूरी जहर की सिफारिश नहीं की जाती। जैसे मैंने कहा कि हमारे माहौल में किसान दोस्त कीड़े लेडी बर्ड बीटल, उसके बालग और बच्चे इसका वो बेहतरीन शिकारी कीड़े हैं। इसके अलावा हमारे जो महकमा ज़राअत की बायोलॉजिकल लैब में से वो क्राइसोपल्ला या ग्लीड लेस के कार्ड मिलते हैं, उस कार्ड्स पे वो उसके अंडे चिपके होते हैं। जब इसकी मौजूदगी के वक्त इसको वो जो है वो खेतों में जो 20 कार्ड के है वो इंस्टॉल कर देना चाहिए। और ये भी उन बच्चों से, अंडों से बच्चे निकलते हैं क्राइसोपल्ला ग्रीन लेस फंग के, वो भी इसका वो शिकार करते हैं। इसके अलावा कौन से हशरात हैं जो गंदम को नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसके अलावा जो है वो दीमक है, जो हम कीड़ा है। ये कीड़ा जो है वो ज़मीन के अंदर कॉलोनियाँ बना के रहता है। इसके लिए हम ये भी कहते हैं कि इसमें जो खेतों में है कच्ची जो है गोबर की खाद है वो ना डालें, उससे इसके हमले का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब इसके अलावा कौन सा कीड़ा है जो इस वक्त गंदम को नुकसान पहुंचा सकता है? इसके अलावा जो है वो ओकेजनली हमारे आ जाता है, उसमें आर्मी वर्म है। ये अगर ज़्यादा तादाद में हो तो फिर नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए तदारक ये है कि इसमें जो है वो आप रोशनी के फंदे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर हारून साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये चंद कीड़े थे जिनको किसान भाई कंट्रोल करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। गंदम के फी एकड़ अखराजात की बात करें तो जमीन का ठेका, खाद, बीज, जरी अद्वियात और लेबर मिलाकर 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान अखराजात बनते हैं, जबकि 40 मन फी एकड़ के हिसाब से टोटल पैदावार 1,60,000 बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसान 5 से 6 माह सिर्फ 20,000 फी एकड़ के लिए मेहनत करे। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे चंद किसानों से जो बताएंगे कि फी एकड़ कितनी पैदावार और कितने अखराजात आते हैं। इसके अलावा किसान तंजीमों से पूछेंगे कि फी मन गंदम की क्या कीमत होनी चाहिए और हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत गंदम का क्या रेट फिक्स करने जा रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गंदम की आखिरी आपाशी इंतहाई सोच समझकर करनी चाहिए। इस वक्त गंदम गोब की स्टेज पे होती है जिसे पानी जरूरी दरकार होता है, और अगर बर वक्त पानी ना लगाया जाए तो यानी सिट्टा मोटा नहीं होगा, दाने की भराई ठीक नहीं होगी और पैदावार में यकीनी कमी। दूसरी तरफ
बारिश और आंधी से सबसे ज्यादा वही फसल गिरती है जिसको ज्यादा पानी लगाया गया हो। आइए देखते हैं कि इस स्टेज पर गंदम को पानी लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। गंदम का कद जब 2 फुट से बढ़ जाए तो पानी का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक हो सकता है। पानी लगाने से पहले इंटरनेट से मौसम की सूरत हाल जानिए। अगले 4 दिनों में अगर तेज हवा या बारिश का इम्कान हो तो पानी हरगिज ना लगाएं। यानी अगर हवा 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हो तो यह गंदम के लिए खतरनाक हो सकती है। गंदम को सैराब करने से कबल फसल की 2 इंच गहरी जड़ों से मट्टी निकालें। इसका गोल लड्डू बनाएं। अगर लड्डू बन जाए तो पानी की जरूरत नहीं, और अगर मट्टी बिखर जाए तो गंदम को मौसम की सूरत हाल देखकर पानी लगा देना चाहिए। गंदम इस वक्त इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। सिट्टे को कैसे लंबा करना है और दाने को कैसे मोटा करना है, और आखिरी या सेकंड लास्ट पानी के साथ कौन सी खादें लगनी हैं और पानी कब लगना है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ माहिर ज़ात डॉक्टर अमजद साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे पहले ये बताएं कि कुछ एरियाज़ में जो दूसरा पानी लगना है, तीसरा पानी लगना है या आखिरी पानी लगना है, इस सिनेरियो में किसानों को क्या करना चाहिए? इस वक्त ज़्यादातर गंदम जो है वो गोब की हालत में है, तो हम गोब की हालत में हम पहले ही मशवरा देते हैं कि दूसरा पानी जो है जो बहुत अहम है वो गोब की हालत में होता है। उस हालत में क्योंकि गंदम के दाने की भराई होती है और उससे दाना मोटा होता है, तो वो पानी कभी भी वो लूज़ नहीं करना चाहिए, वो टाइम पे देना चाहिए। फिर इसके अलावा हम कहते हैं कि फास्फोरस पोटाश की खादें ऐसी हैं जो फास्फोरस और पोटाश जो ज़मीन की बिजाई के वक्त देनी चाहिए थी, अगर जिसने नहीं दी तो गंदम की जो गिरने की होती है सलाहियत या लॉजिंग जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो हमने अक्सर देखा है कि ज़मींदारों की फसलें गिर जाती हैं। उससे बचने के लिए आपको पोटाश की खादें जो उसके स्टैंड को मजबूत करती हैं और उसके सिट्टे को मजबूत करती, बीमारियों से क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी पैदा करती है, वो ज़रूर देनी चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि सिट्टे को लंबा कैसे करना है, दाने को मोटा कैसे करना है ताकि वज़न बढ़ाया जा सके? अगर सिट्टे को लंबा करना है तो वाइटल करैक्टर्स के मुताबिक उसकी जो लंबाई है उसको हासिल करने के लिए आपने टाइम पे खाद देनी है। इसके अलावा जिस तरह आप मैंने बताया कि सिट्टे को लंबा भी कर रहे हैं और मोटा भी कर रहे हैं, दाने की मजबूती भी है, तो साथ साथ आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि तेले का जब हमला होता है, सुस्त तेले का, तो उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है कि अगर शिद्दत इख्तियार करता है तो उसके लिए मुनासिब जहर स्प्रे करें या पानी का खाली सिर्फ पानी का स्प्रे करें प्रेशर के साथ। डॉक्टर साहब इसी मरहले में गंदम के गिरने का भी खतरा होता है। वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाए तो फसल आंधी या तूफान से गिर सकती है। किसान क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि गंदम गिरने से बच जाए? एक तो ये है कि ज़िम्मेदार भाई जो है वो मतलूबा मिकदार में खाद इस्तेमाल नहीं करते, ख़ास तौर पर पोटाश खाद जो है। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि पोटाश खाद जो है वो उसकी लॉजिंग को रोकती है या गिरने को रोकती है, मजबूती और क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है बीमारियों के ख़िलाफ़। तो ये पोटाश खाद अगर आपने वक्त पे इस्तेमाल की है, अगर नहीं की तो अब अगर स्प्रे कर देंगे तो उससे लॉजिंग ज़रूर रुक जाएगी और उसका एक तो सिट्टा मजबूत होगा और मोटा होगा और लंबा होगा। ये भी कहा जाता है कि यूरिया खाद जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी गंदम गिरती है। जी, यूरिया खाद का ये है कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से लश ग्रीन में फसल होती है, उससे 2 नुकसान आते हैं। एक तो फसल के गिरने का चांस है, वो लॉजिंग होती है बिल्कुल इसका दुरुस्त है, और पानी ज़्यादा लगाने से भी होती है। बहुत ज़्यादा आपने ज़्यादा पानी लगाया कि वक्फा कम रखा है, पानी की ज़्यादती हो गई, उससे भी गिरती है। और जो तीसरा ये है कि अगर तेले का हमला है, वो भी तेला जो है वो ज़्यादा सरसब्ज़ फसल के ऊपर ज़्यादा आता है, इसलिए तो उसको भी अब यूरिया का इस्तेमाल हम कहते हैं कि अब रोक दें, अब ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी पानी किस वक्त लगाना चाहिए कि गंदम को नुकसान भी ना हो और पैदावार भी मुतासर ना हो, और अगर आंधी आ जाए तो उसे फसल गिरे भी ना हो? जी, आखिरी पानी जो है ना, हम कहते हैं कि जब दाना दूधिया हालत में हो जाए, मिल्किंग स्टेज जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उस वक्त पानी की कमी नहीं आनी चाहिए और उसको हल्का पानी ज़रूर लगाना चाहिए। उससे दाने की जो है भराई होती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, मतवाज़न खादें आपकी फसल को गिरने से भी बचा सकती हैं और पैदावार में इजाफे का बाइस भी बन सकती हैं। आज मार्केट में यूरिया खाद की कीमत 5,500 रुपए फी बैग से भी क्रॉस कर चुकी है, जबकि हिमसाया मुल्क इंडिया में यही खाद 1,000 रुपए तक दस्तयाब है। बुवाई के वक्त इस्तेमाल होने वाली DAP खाद पाकिस्तान में 15,000 रुपए, जबकि हिमसाया मुल्क में 3,000 रुपए से भी कम में दस्तयाब है। यानी पाकिस्तान में ज़री मुदाखिल दीगर ममालिक की निस्बत इंतहाई महंगे हैं।
मगर जब गंदम की कीमतें फरोख्त की बात आती है तो कीमत को इंटरनेशनल मार्केट के साथ रिलेट किया जाता है। आइए देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में फी एकड़ गंदम की काश्त के ऊपर कितने अखराजात आते हैं और कितने में गंदम फरोख्त की जाती है। आइए देखते हैं पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। हिमसाया मुल्क में यूरिया खाद 270 रुपए फी बैग में फरोख्त हो रही है, DAP 1260, पोटाशियम खाद 1700 और जमीन का साल भर का ठेका 50,000 रुपए तक होता है। छोटे किसानों के लिए बिजली भी तकरीबन मुफ्त है। यूं कुल अखराजात 33,000 रुपए फी एकड़ आते हैं, जबकि इनके जरखेज रकबों की फी एकड़ पैदावार भी पाकिस्तान से ज्यादा है। और भारत में पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक गंदम की फी मन कीमत 3700 रुपए तक बनती है। यूं हिमसाया मुल्क में गंदम पैदा करने वाला किसान पाकिस्तानी किसान से ज्यादा खुशहाल है। गुज़श्ता साल गंदम की कीमत 3,900 रुपए फी मन थी, जबकि रवां साल हुकूमत ने सिर्फ 100 रुपए बढ़ाकर इसकी कीमत 4,000 रुपए मुकर्रर की है। जबकि ज़री मुदाखिल की बात करें तो गुज़श्ता साल से इस साल 30 से 40% इजाफा हो चुका है। आइए चंद किसानों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि फी एकड़ गंदम के अखराजात क्या हैं, उनकी पैदावार कितनी आती है और कम से कम स्पोर्ट प्राइस क्या होनी चाहिए। गंदम का फसल जो है इसमें फी एकड़ जो है 40 मन उतरता है और इसका खर्चा 1,30,000 हो जाता है। इसी मामूल में ज़मींदार और किसान के बीच में जो है ये कम से कम रेट है, इसमें कोई उनको बचत नहीं होती। अपील करते हैं कि 5,000 फिर भी रेट होना चाहिए। फी एकड़ में 38-40 मन होती है, ज़्यादा नहीं होती है। इसी में 4,000 का जो गवर्नमेंट ने रेट बनाया है ये बिल्कुल कम है, ये खर्चा नहीं है। खर्चा 1,45,000, 1,30,000, 1,35,000 इसी का खर्चा होता है। कम से कम रेट गंदम का 5,000 होना चाहिए या खाद का रेट कम होना चाहिए। 4,000 से 3500 गंदम की जो है रकम है मन की। अभी ये हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि इनकी रकम जो है गंदम की वो बढ़ानी चाहिए और ये होनी चाहिए 5,000, 5,500, तभी हम किसानों का बचत होती है। हम जब उतरता है ये गंदम तो हम सर पे हाथ रख के बैठते हैं, कुछ नहीं हुआ हम गरीबों का। हम गरीब आदमी जाएं कहाँ। किसानों की नुमाइंदा तंजीम किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन हसीब अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या 4,000 फी मन गंदम की कीमत किसानों के लिए काबिल कबूल है या कम से कम कितनी कीमत होनी चाहिए, और अगर हुकूमत की तरफ से कीमत नहीं बढ़ाई जाती तो किसानों का क्या लाइहा अमल होगा। इस वक्त एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन ज़ेरे गर्दिश है जिसमें गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये मुकर्रर किए जाने की बात की जा रही है, जो कि किसानों के साथ एक संगीन तरीन ज़्यादती और जुल्म है। इस टाइम हमारी गंदम की काश्त के ऊपर इस कदर लागत बढ़ चुकी है। 3500-3600 रुपये वाला यूरिया हमने 5-5 हज़ार रुपये में ख़रीदा और अब यूरिया की कीमत भी बढ़ा दी गई। बिजली के वो बिल जो किसी ज़माने में 50,000 से 1 लाख आते थे वो 7-7, 8-8 लाख रुपए तक पहुंच गए। डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया। हर चीज़, हर इनपुट की कीमत को पहले से कई गुना बढ़ा दिया गया, जबकि गंदम की इमदादी कीमत जिस पे किसान को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी उसको उसी जगह पर फिक्स कर दिया गया जहां पर वो पिछले साल थी, जो कि किसान के साथ सरासर ज्यादती है। मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि खुदारा होश के नाखुन लें और किसान को इस इतनी कीमत ज़रूर दें कि वो अब अगली फसल काश्त करने के भी काबिल हो जाए। आने वाले दौर में अगर हुकूमत ने हमारी इमदादी कीमत को ना बढ़ाया तो पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे हम इंशाल्लाह भरपूर किस्म का एहतजाज करेंगे और हुकूमत से कम जो हमारी गंदम की इमदादी कीमत होनी चाहिए वो 4500 रुपये होनी चाहिए। हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है
कि हुकूमत अगर गंदम की कीमत को 4,000 मुकर्रर करना चाहती है तो उसको भले 4,000 मुकर्रर कर दे, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट है जिसके अंदर खादों की कीमतें शामिल हैं, जिसके अंदर डीजल की कीमतें शामिल हैं, बिजली के बिल शामिल हैं, कम से कम उनको इतना कर दिया जाए कि किसान अपना गुजर बसर करने के लिए एक अपना अच्छा आमदन का वसीला बना सके। मुख्तलिफ किसान तंजीमों के मुताबिक इस साल गंदम की कम अज कम कीमत 4,500 रुपये फी मन होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त जावेद अहमद साहब डायरेक्टर वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट से मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या हुकूमत का इस साल गंदम की प्राइस मजीद बढ़ाने का कोई प्लान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फरमाइएगा, इस वक्त किसानों का मुतालबा है कि गंदम की कीमत 4,000 रुपये फी मन कम है, इसको कम से कम 4,500 रुपये किया जाए, तो आपको क्या लगता है ये जायज़ मुतालबा है या नाजायज़ है? देखिए, ये वैसे ना कैलकुलेशन जो की गई है ना, इसमें जो ऑप्टिमम इनपुट अगर फ्राहम करें ना और तमाम जो अखराजात हैं इंक्लूडिंग जो लैंड रेंट है ना वो शामिल करके करें तो ये तकरीबन 1 लाख के करीब बन रहा है। तो उसके हिसाब से अगर वो ऑप्टिमम इनपुट यूज़ करी जाए तो 40 से 50 मन पैदावार आसानी से आ जाती है। उस लिहाज से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये जो है ना ये रीज़नेबल प्राइस है, इसके ऊपर जो है ना फार्मर प्रॉफिट में है, क्योंकि अगर गैर ज़रूरी जो इंक्रीज़ है उससे फिर एक पूरा जो प्राइस हाइक आती है और ये एक चूँकि स्टेपल फूड है, इसका गैर ज़रूरी जो है ना वो प्राइस हाइक करने से फिर आम कंज्यूमर पे भी फ़र्क पड़ता है। जी जावेद साहब, मुख्तलिफ जो फार्मर्स हैं और हमारी अपनी इंटरनल कैलकुलेशंस के मुताबिक अगर ज़मीन का रेंट जैसे 2 लाख रुपए तक पहुंच चुका है और बाकी जो इनपुट हैं वो भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं, यूरिया खाद इस वक्त 5,500 रुपये फ़ी बैग से भी क्रॉस कर चुकी है, DAP किसानों ने 15,000 रुपये फ़ी बैग के हिसाब से डाली थी, डीज़ल बहुत महंगा है, पानी बहुत महंगा, ये सारी चीज़ें मिला के 1,20,000 से 30,000 रुपये के दरमियान जाता है। तो इसमें किसान की भी मेहनत है, तो आपको नहीं लगता किसान को फ़ी एकड़ को 30-40 हज़ार रुपये बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए जी। देखें, मैं बात करूंगा मिनिमम पंजाब की तो करूंगा ना, जैसे आपने बात की है ना 2 लाख रुपए जो लैंड रेंट है, ये चंद जो शहर के करीब इलाके हैं जो हाई फर्टिलिटी वाले हैं, जहाँ से लोग 60 मन पैदावार लेते हैं और 3-3 क्रॉप्स लगाते हैं, ये वहाँ पे है 2 लाख जो है ना फ़ी एकड़ ठेका। इसके साथ साथ वो भी जगह हैं जहाँ पे 50,000 है, तो ये वेरी करता है। तो जहाँ पे 2 लाख वाले हैं वहाँ पे फिर हम कैलकुलेशन भी 30 मन पे नहीं करते ना, वहाँ पे आपकी जो पैदावार है वो भी 50 से 60 मन आ रही होती है, प्लस उसके साथ दूसरी हाई वैल्यू क्रॉप जैसे पोटैटो है, कॉर्न है, उसके साथ साथ राइस है, ये होती है। उसके साथ एक छोटी क्रॉप जो है वो फार्मर लेग्यूम या कोई चारा या आजकल तिल की क्रॉप है वो लेते हैं। तो इस तरह से वो ठेका भी डिवाइड हो जाता है ना। तो उसके साथ फिर अगर हम कैलकुलेशन भी करें 50 मन पे तो फिर 2 लाख की क्रॉप भी बनती है। अच्छा सर, ये फरमाएं कि जो हुकूमत है उसका कोई प्लान है या अगर दबाव आता है तंजीमों की तरफ से, किसानों की तरफ से, तो क्या इसको रिवाइज़ किया जा सकता है या बिल्कुल लॉक हो चुकी है ये प्राइस? नहीं, देखें, इस साल की जो कैलकुलेशंस करके गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी वो 4,000 रुपये फ़ी मंथ है। उसके बाद अब कह नहीं सकते कि भाई अभी नई गवर्नमेंट बननी है, अगर वो फार्मर को कोई स्पेशल इंसेंटिव देना चाहे तो वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, इसमें कोई लॉक तो नहीं होता। सर ये फरमाएं कि हमारी मकामी ज़रूरत तकरीबन 28 मिलियन मैट्रिक टन है सालाना, तो इस साल हम इससे ज़्यादा प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कोई हुकूमत का प्लान है कि इसको एक्सपोर्ट किया जाए? जी बिल्कुल है जी। अगर हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आएगी तो हमें ज़रूर इसको एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि पिछले साल की अभी जो है इस वक्त स्टॉक्स वाफर मौजूद हैं, अभी नई क्रॉप आने तक किसी किस्म की किसी शॉर्टेज का कोई ख़तरा नहीं है। तो इसलिए अगर ये इंशाल्लाह, जैसे आपने देखा इस साल रिकॉर्ड एरिया पे वीट काश्त हुई थी, तो सिर्फ पंजाब को अगर लें तो पंजाब में 9 से 10% ज़्यादा काश्त हुआ है पहले से रकबा। तो अगर इंशाल्लाह ये मौसम ने साथ दिया, मार्च अगर कूलर रह जाता है तो एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस सूरत में इंशाल्लाह हम ज़रूर एक्सपोर्ट पे जाएंगे। जी जावेद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गंदम की कीमतें फ़रोख्त अहम किरदार अदा करती है
पैदावार में इजाफे का। अगर किसानों को इस फसल से अच्छा मुनाफा मिलेगा तो ही अगले साल ये फसल लगेगी। और किसानों के मुताबिक इसकी इस वक्त कम से कम कीमत 4,500 रुपये फी मन होनी चाहिए, जबकि हुकूमत की तरफ से 4,000 रुपये लॉक की गई। इस साल किसानों ने हुकूमत के मुतय्यन करदा रकबे से भी ज्यादा रकबे पर गंदम काश्त कर रखी है, मगर किसानों का कहना है कि गंदम की फी मन कीमत 4,000 बहुत कम है, इसे कम से कम 4500 रुपये फी मन होना चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।